यदि आप भी एयरफोर्स एग्जाम देने वाले हो और फिजिक्स में टॉप स्कोर लाना चाहते हो तो फिजिक्स के लास्ट 5 ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने तैयार की एक ऐसी पीडीएफ जिसमें फिजिक्स के लास्ट 5 ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन विद टॉप सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इस पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत और काफी समय लगा है, तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए, जैसे ही आप एक सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट करते हो वैसे ही ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देखिए, ये सब कुछ आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल है। आप एक सब्सक्राइब कंप्लीट करते ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हर एक क्वेश्चन, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, जो एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है वो सब के सब लिए है। केवल आसान क्वेश्चन लेकर आपको कुछ नहीं करूंगा, चाहे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, हर टाइप को कवर किया गया है। तो आप अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना है। जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो फ्री में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और ट्रिक्स को मिस कर देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक हाइप जरूर करना है, ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है। क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हो तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूं। मैंने देखा है ऑनलाइन में ऑफलाइन से भी बेहतर बच्चे पढ़ते हैं और मेहनत करने के लिए भी सीरियस होते हैं। इसलिए सीरियस स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करने में भी बड़ा मजा आता है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर मेरा टॉप सॉल्यूशन देखना, तब आपको पता चलेगा कि सच में क्लास में दम है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। इससे पहले 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये 30 क्वेश्चंस के लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 31 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने में मापा गया एक तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने में इसका मान क्या होगा। यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर आपको मान दे रखा है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस पैमाने पर आपको मान पूछा है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए? C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध पूछा है, तो इतना फॉर्मूला लगाना है। यहां पर आपको फ़ारेनहाइट पैमाने में मान दे रखा है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपको पूछा है सेल्सियस पैमाने में मान। तो किस प्रकार निकालोगे? सेल्सियस पैमाने में मान निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 5/9 कोष्टक में अप -32। अब फ़ारेनहाइट पैमाने में मान कितना दे रखा है? तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लिख दिया 200, माइनस में 32, ये लीजिए। अब इसको जब सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? सेंटीग्रेड में आपका आ जाएगा 5/9, और 200 में से 32 घटाने पर कितना बचता है? तो इंटू 168। अब इसको जब सोल्व करते हो तो आपको प्राप्त होता है 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि आपको कैसे भी पूछ ले, कई बार सेंटीग्रेड डिग्री का मान देकर और फ़ारेनहाइट में पूछ ले, फिर भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि मेरा ये पैटर्न रहता है कि एक क्वेश्चन आया है तो उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप फोड़ दोगे आराम से। देखिए, कई बार आपसे पूछ लेता है कि बताइए, यदि मानव शरीर का तापमान, जो टेम्परेचर है स्वस्थ मानव शरीर का, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या होगा? तो इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने में पूछता है तो कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि यदि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि ये फ़ारेनहाइट पैमाने में मान पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन वो भी पूछा गया है कि सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि बराबर होते हैं। पूछ ले सेल्सियस पैमाना और
फ़ारेनहाइट पैमाना है वो बराबर कहां पर होते हैं, तो माइनस का 40 डिग्री पर। माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वो माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं उन एक एक पॉइंट को पढ़ लेना। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको कैसे भी नहीं भूलना है। हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। मैं एक एक क्वेश्चन में 4-4 कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं। देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। ए मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन सेल्सियस स्केल। कितनी हो जाएगी, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर मैंने नीचे टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, ताकि जो स्टूडेंट्स पीडीएफ से पढ़ेंगे उनके लिए काफी आसान हो जाएगा, उनको क्वेश्चन एक भी नोट नहीं करना पड़ेगा। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाता है, 5/9 F-32। फ़ारेनहाइट में मान कितना दे रखा था, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 कितना हो जाएगा, 5/9 इंटू 168 हो जाएगा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन और कैसा लगा टॉप सॉल्यूशन। यदि क्वेश्चन पसंद आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक है तब प्रतिबिंब डैश होगा। कहने का मतलब है कि लेंस का जो आवर्धन है वो है ऋणात्मक। आपको पूछा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो दोनों के दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। पहला है जब आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो होगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि कई बार आपको दे देता है लेंस का जो आवर्धन है वो धनात्मक है, यदि लेंस का आवर्धन धनात्मक होता है तब प्रतिबिंब कैसा होता है, लेंस का आवर्धन धनात्मक होता है तब प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा हो जाता है। तो आपको यदि ऋणात्मक है तब वास्तविक उल्टा कर देना, यदि पूछ ले कि लेंस का आवर्धन धनात्मक है तो आभासी और सीधा कर देना। क्लियर है। इसके साथ ही अब आवर्धन आया है तो आवर्धन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पूछ ले, जैसे दर्पण के लिए भी बता देता हूं और लेंस के लिए भी बता देता हूं। दर्पण के लिए यानी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो m इक्वल टू हो जाता है h डैश बटा h। h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या होता है, बिंब की ऊंचाई, तो h डैश बटा h हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखना है, इक्वल टू माइनस का v बटा u भी होता है। तो ये फॉर्मूला है वो अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। लेंस के आवर्धन, दर्पण के आवर्धन के लिए माइनस का v बटा u लिखा है। ऐसे ही यदि आपको पूछ ले, कई बार पूछ लेता है लेंस के लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो m इक्वल टू हो जाता है h डैश बटा, तो h है ही, लेकिन यहां पर क्या है माइनस का v बटा u है और लेंस के लिए हो जाता है प्लस का v बटा u। तो दोनों के दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है, इसमें h डैश बटा h होता है और माइनस का v बटा u होता है। लेंस के लिए क्या होता है, h डैश बटा h तो होता ही है और प्लस का v बटा u हो जाता है। क्लियर है। यदि आवर्धन ऋणात्मक है इसका मतलब प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक उल्टा, यदि आवर्धन धनात्मक है इसका मतलब होता है कि आभासी और सीधा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस इज नेगेटिव देन द इमेज इज क्या हो जाएगी, रियल एंड इनवर्टेड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे लग रहा है क्वेश्चन और सॉल्यूशन। यदि पसंद आ रहा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए ऋणात्मक आवर्धन दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है और वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप से टॉप क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का देखना, यदि ये क्वेश्चन आया तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व का इंपॉर्टेंट पार्ट आप क्लियर करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। यदि एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले वेग में लंबवत और समांतर दो घटक है, कौन कौन से घटक है, एक लंबवत एक समांतर, दो घटक है, तो आवेशित कण द्वारा तय किया गया पथ आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन पहले भी आया है।
जब क्वेश्चन आया था तभी मैंने सारे के सारे कंसेप्ट बताए थे। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता चल ही गया होगा कि ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन में सारे के सारे टाइप कवर करवाता हूं, ताकि जो स्टूडेंट्स लास्ट तक पढ़ेगा उसे पता चलेगा कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के माध्यम से कंसेप्ट को इतने स्ट्रॉन्ग करवा देता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट ही हो जाता है। ताकि आपको प्रैक्टिस के माध्यम से ये कंसेप्ट सीखना है। केवल कंसेप्ट सीखोगे तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस एग्जाम में आपके जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना, सारे के सारे कंसेप्ट जानोगे, तब आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको पूछा है कि कोई आवेशित कण है, उसके दो घटक हो रहे हैं, एक लंबवत और समांतर दो घटक हैं, तब उसका पथ कैसा होगा। तो देखिए मैंने एक आपको पॉइंट बताया था कि जब भी आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर प्रवेश करता है, तब क्या होता है, जैसे v वेग से कोई आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, तब इसके दो घटक हो जाएंगे। देखिए एक तो इसका समांतर घटक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, v कोस थीटा। एक इसका लंबवत घटक हो जाएगा, लंबवत घटक क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए लंबवत घटक क्या करता है, ये इसको वर्ताकार पथ पर गति करवाने का प्रयत्न करता है, जबकि इसका जो समांतर घटक है वो क्या करता है, समांतर घटक है वो सरल रेखा में गति करने का प्रयत्न करता है। तो आवेश कैसे गति करेगा, तो वर्ताकार पथ प्लस सरल रेखा, वर्ताकार पथ प्लस सरल रेखा, दोनों को जब मिलाओगे तब आपका पथ कैसा हो जाएगा, तब आपका पथ हो जाएगा कुंडलिनी पथ। तब पथ कैसा हो जाएगा, कुंडलिनी पथ हो जाएगा, यानी कि आवेश कुछ इस प्रकार गति करेगा। क्लियर है, समझ में आया ना। कहने का मतलब है कि जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तब उसका पथ होता है कुंडलिनी, या फिर इंग्लिश में आप हेलिक्स भी कह सकते हो। यदि आपको पूछ ले कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर प्रवेश कर रहा है, तब तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, कुंडलिनी। ए ऑप्शन में नहीं है, बी में भी नहीं है। देखते हैं सी में दे रखा है क्या, सी में रेखिक है, डी में दे रखा है, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही आपको सारे के सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आवेश जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल होता है QVB साइन थीटा। आवेश जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल होता है QVB साइन थीटा। अब देखिए इसमें आपसे पूछ लेता है कि जब आवेश है, जब आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है, आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है या फिर समांतर प्रवेश करता है, या फिर समांतर प्रवेश करता है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, इसका मतलब थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होता है भाई, साइन 0 का मान होता है 0, यानी कि लगने वाला बल कितना हो जाएगा, लगने वाला बल हो जाएगा 0। इसके कारण इसका जो पथ होगा, पथ कैसा हो जाएगा, पथ होगा सरल रेखा, पथ होगा सरल रेखा। पॉइंट ध्यान में रख लोगे ना अच्छी तरीके के, कि आवेश जब भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब उसका पथ होता है सरल रेखा, लगने वाला बल होता है 0। इसके साथ ही एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी कि आवेश है, ये क्रॉस क्यों लगाया है, क्रॉस लगाया है कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है। यदि डॉट लगाता इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर है। अब देखिए आवेश कोई क्यों आवेश है वो लंबवत प्रवेश कर रहा है। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तब उसका पथ कैसा होता है, तो तब उसका पथ होता है वर्ताकार। ध्यान में रखना है, आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उसका पथ हो जाता है वर्ताकार। अब देखिए लंबवत प्रवेश करता है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, यानी कि QVB बल लगेगा। और ये जो QVB बल है यही आवेश को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल mv²/r प्रदान करता है, जिसके कारण ये वर्ताकार पथ पर ही गति करता है। v से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा mv/qb।
क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार तो त्रिज्या और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध। आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में भी पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने पर वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाओगे तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या घट जाएगी। कई बार वैल्यू देकर त्रिज्या का मान पूछ लेता है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से फोड़ दोगे। क्या क्या ध्यान में रखना है? पहला, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या समांतर प्रवेश करता है तब उसका पथ होता है सरल रेखा। सेकंड, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उसका पथ होता है वर्ताकार। थर्ड, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर प्रवेश करता है, यानी कि दो घटक हो जाते हैं, एक तो क्षैतिज और एक लंबवत, तब पथ होता है कुंडलिनी पथ। क्लियर है? ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा हेलिकल। क्लियर है? ये टॉप सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। समांतर घटक कण को आगे सीधे ले जाता है, लंबवत घटक है वो वर्तीय घुमाता है। अभी सीधी रेखा और सरल रेखा और वर्ताकार पथ दोनों मिलाओगे तो आपका पथ हो जाएगा कुंडलिनी पथ, हो जाएगा हेलिक्स पथ हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? कैसा लग रहा है क्वेश्चन और टॉप सॉल्यूशन? यदि पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर सीखते हैं इसका टॉप सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात डेश है। यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात आपसे पूछा है। तो हमारे पास एक गति का चौथा समीकरण होता है। क्या होता है? nवें सेकंड में तय की गई दूरी एस एन इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 2n-1 इंटू जी बाई 2 या फिर a बाई 2। क्लियर है? यहाँ पर क्या है? u। अभी मुक्त रूप से गिरता है, इसका मतलब प्रारंभ में वेग u का मान कितना हो जाएगा? तो प्रारंभ में वेग u का मान कितना हो जाएगा? u का मान हो जाएगा 0। क्लियर है? अब देखिए हमें अनुपात पूछा है। हमें क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। अनुपात पूछा है, इसका मतलब g बाई 2, जी बाई 2, जी बाई 2 सब में सेम ही आएगा। प्रथम सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए ज्ञात करोगे तो n के स्थान पर 1 आ जाएगा। देखो फर्स्ट सेकंड के लिए जो पहली सेकंड है उसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकंड के लिए n बराबर 2 हो जाएगा। थर्ड के लिए n बराबर 3 हो जाएगा। फोर्थ सेकंड के लिए n बराबर 4 हो जाएगा। आप रेशियो लोगे तो आपको पता है g बाई 2 या फिर a बाई 2 है, वो तो सब में समान है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। केवल 2n-1 देखना है। अब पहली सेकंड के लिए n बराबर 1 रखूं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा, -1 2 में से 1 जाने पर 1 आ जाएगा। n बराबर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 में से 1 जाने पर 3 आ जाएगा। n बराबर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से 1 जाने पर 5 आ जाएगा। n बराबर 4 रखोगे तो 8 में से 1 जाने पर कितना आ जाएगा? तो 8 में से 1 जाने पर 7 आ जाएगा। यानी 1, 3, 5 और 7 आ जाएगा। ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी को देखते हैं, सी में भी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 5 और 7 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके साथ ही मैं यहां पर ही नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं आपसे पूछता हूं जो गति के तीनों समीकरण, गति का पहला समीकरण क्या होता है? तो v बराबर u प्लस AT होता है। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों के तीनों आपको समीकरण पता होने चाहिए। यहाँ v क्या है? v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, t होता है समय, s होता है विस्थापन। क्लियर है? तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर नीचे टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। देखिए ये टाइप करने में काफी मेहनत लग जाती है, तो आपके भाई की इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर दिया करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है। बाकी मैं तो आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा यदि आप एक भी सब्सक्राइब कर देते हो तो। ये फॉर्मूला है एस एन बराबर यू प्लस 2n-1 जी बाई 2। प्रारंभ में u कितना हो जाएगा? 0, 2n-1 ही देखना है।
तो 2n-1 में एक बार 1 रख दिया, फिर n बराबर 2, n बराबर 3 और 4 रखने पर आपको 1, 3, 5 और 7 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप से टॉप क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर देखते हैं कितने गजब तरीके से इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। एक बस विराम से चलना शुरू करती है, विराम से चलना शुरू करती है और एक पहाड़ी पर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से लुढ़कती है। यदि इसका त्वरण 8 टन है, बताइए 1 टन में कितने केजी होते हैं? तो ध्यान में रखना, 1 टन में होता है 1000 केजी। तो उस पर कार्य करने वाला बल आपसे पूछा है, कार्य करने वाला बल पूछा है। तो हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जानते हैं। F बराबर क्या होता है? ma। क्लियर है। F बराबर m है द्रव्यमान, कितना दे रखा है? 8 टन। 8 टन, 1 टन में कितने किलो होते हैं? तो 1 टन में 1000 किलो होते हैं, तो 8 टन में 8000 केजी हो जाएगा। क्लियर है। इंटू a होता है त्वरण, त्वरण कितना है? तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.5 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बल कितना आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई करोगे 4000 न्यूटन आ जाएगा बल। क्लियर है। यही हमें पूछा था कि बल क्या है, तो F बराबर ma, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगा दिया और उसके बाद में m द्रव्यमान इसने दे रखा था 8 टन। टन को जब किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 8000 किलोग्राम हो गया। 1 टन बराबर कितना किलो होता है? 1000 केजी होता है। ए त्वरण दिया, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है, ध्यान में रखना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है। तो 0.5 रख दिया, 0.5 था, 5 पॉइंट हटाओगे तो 5/10 भी लिख सकते हो। 4000 न्यूटन आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4000 न्यूटन। यदि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पर क्वेश्चन आया है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम और तृतीय नियम क्या मैं छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको हर कंसेप्ट बताने का वादा किया, तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। देखिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। यानी कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे ही कहते हैं जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो पिंड का जड़त्व भी अधिक होगा। अरे एग्जाम्पल से समझो, जैसे ट्रेन है, आप ट्रेन को आगे की ओर गति करवाना चाहते हो धक्का लगाकर, क्या गति कर पाएगी ट्रेन? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है ट्रेन का। जब उसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन भी तो इतनी आसानी से नहीं करेगी। जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा है ट्रेन का, इसका मतलब जड़त्व भी बहुत ज्यादा है। जड़त्व बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी, आपके धक्का लगाने से स्टार्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि उसका जड़त्व बहुत अधिक है। दूसरा, यदि कोई ट्रेन स्पीड से गति कर रही है, आप चाहते हो रुक जाए, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका जड़त्व बहुत अधिक है। आपके द्वारा धक्का लगाकर रोकना या फिर गति करवाना संभव ही नहीं है। यदि आप अपने शरीर से जब धक्का लगाओगे तब ऐसा संभव ही नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण जड़त्व अधिक होता है। क्लियर है। तो ये प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है? तो द्वितीय नियम होता है F बराबर ma, जिस पर हमने अभी क्वेश्चन किया था। तृतीय नियम क्या होता है न्यूटन की गति का? तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? तो प्रत्येक क्रिया के सदैव समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है। ये कई बार पूछ लेता है। रॉकेट प्रणोदन है, रॉकेट प्रणोदन है, वो न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित होता है? तो पूछ ले ऐसा, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर रॉकेट प्रणोदन आधारित होता है। क्लियर है। समझ में आया ना? कैसे लगे ये टॉप सॉल्यूशन? हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि
यदि आपने यहां तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब जरूर आपके अंदर जुनून है सिलेक्शन लेने का, जरूर आप चाहते हो एग्जाम में टॉप स्कोर लाना। यदि आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूं, तो मेरे कहने पर एक सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि सच में स्टूडेंट सपोर्टिव है और हमें मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर मेरे को मोटिवेशन मिलता नहीं है। बाकी मेरे लिए तो यदि 40 स्टूडेंट्स भी देखते हैं ना क्लास को, फिर भी मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा और टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, त्वरण दे रखा था 8 टन का मतलब है 8000 किलोग्राम। 1 टन में कितना होता है? 1000 किलोग्राम होता है। F बराबर ma होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण का मान रखा तो 4000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन भी आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक भी टाइप को नहीं छोड़ने वाले हैं। वक्रता त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आपको पूछिए फोकस दूरी क्या होगी। 15 सेंटीमीटर दे रखी है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी पूछी है, तो फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाता है? R/2, यानी कि 15/2 हो जाएगा। 15/2 कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। क्लियर है? तो 7.5 आंसर आ जाएगा। ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। देखते हैं, सी ऑप्शन में दे रखा है 7.5, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर तो देखो इस क्वेश्चन ने दिया था गोलीय दर्पण, यहां पर तो गोलीय दर्पण दे रखा था। कई बार उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण इस प्रकार दे रखा होता है, तो वहां पर आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। जैसे U ऑलवेज नेगेटिव होता है, U अवतल दर्पण में भी नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में भी नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। इसी प्रकार फोकस दूरी की बात करें, अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन ध्यान रखना उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्लियर है? तो चिन्ह परिपाटी भी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ये देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 15, फाइंड द फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर। ये देखिए सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। R/2 बराबर होता है F, 15/2 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ये सीरीज पसंद आ रही हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो प्रभावी प्रतिरोध आपसे पूछा है। यानी कि एक तो है 10 ओम का प्रतिरोध, यह है 10 ओम का, एक है आपका 30 ओम का प्रतिरोध, यह है 30 ओम का प्रतिरोध। दोनों के दोनों समांतर क्रम में जुड़ रखे हैं, समांतर क्रम में जुड़ रखे हैं। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसको सोल्व करते हो तो r1 r2 बटा r1 प्लस r2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r1 r2 का मतलब होता है 300 हो जाएगा। 10 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 बटा r1 प्लस r2 कितना हो जाएगा? 30 और 10 कितना हो जाता है? 40। क्लियर है? तो 30/4 आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 30 में 4 का भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? अरे भाई आ जाएगा 7 पॉइंट, कितना हो जाएगा? 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 जिसमें भी होगा उतना आंसर हो जाएगा 7.5 ओम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर तो हमें प्रतिरोधों का समांतर क्रम पूछा था। समांतर क्रम में प्रतिरोधों के समांतर क्रम में क्या समान रहता है? तो ध्यान रखना, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में विभवांतर V का मान समान रहता है, जबकि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में किसका मान समान रहता है? तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। ये पॉइंट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए।
श्रेणी क्रम में किसका मान समान रहता है? तो धारा का मान समान रहता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RA3। इस प्रकार क्लियर है, ध्यान में रख लोगे ना। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पता रखना है, और पता तो मैं रखवा ही दूंगा आपको, क्योंकि बिल्कुल बार बार रिवाइज करूंगा तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा कि आपको सपने में भी नहीं भूलोगे फिजिक्स के ये क्वेश्चंस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पर 300 बट्टा 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.5। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 पे 4 का भाग लगाओगे तो 7.5 आ जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक रेडियोधर्मी तत्व का विखंडन स्थिरांक लेमडा बराबर दे रखा है 0.00231 प्रतिदिन। इसकी अर्ध आयु क्या होगी? तो आपको अर्ध आयु टी आपका मान पूछा है, कितना आ जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 0.693 बटा लेमडा, यानी कि आपको भाग लगाना है 0.693 में। किसका भाग लगाओगे? तो 0.00231 का भाग लगाओगे तो कितना बार जाएगा? तो वैसे भी आप देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भी कर सकते हो, नीचे से पॉइंट कैंसिल करोगे तो 5 जीरो आ जाएंगे, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे? 3 और 2 5 जीरो आ जाएंगे। ऊपर से पॉइंट कैंसिल करोगे तो 3 जीरो आएंगे जो इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका इसमें भाग लगाना है आपको, भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? तो देखिए इसका पूरा पूरा मल्टीप्लाई कितनी बार है? देखो 3 बार जाएगा। इसको नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 9 और 6 693 और 2 जीरा, यानी कि 300 दिन आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, टी आप बराबर 0.693 बटा लेमडा। तरंग दैर्घ्य का मान दे रखा था, भाग लगाते ही 300 दिन आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ये इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, टी आप इक्वल टू 0.693 बटा लेमडा। तरंग दैर्घ्य का भाग लगाया 300 दिन आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? यदि पसंद आ रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको एक समीकरण दे रखा है, स्थिरांक का विमीय सूत्र पूछा है। कहने का मतलब इसमें आप ध्यान में रख लेना, ए का मान पूछा है आपको। इसमें किसका मान पूछा है? ए का मान पूछा है। क्वेश्चन में स्पष्ट दे देगा आपको, ठीक है ना, कि ए का, कई बार ए का और बी का दोनों का मान पूछ लेता है और बता देता है यहाँ पर पी क्या है? दाब है, वी वॉल्यूम आयतन है, और आपको ए का वैल्यू पूछे इस क्वेश्चन में। ध्यान रख लेना, यहाँ पर लिख लेना कि ए की मान पूछा आपसे। ए का मान पूछा तो कैसे निकालोगे? तो इनका कंपैरिजन कर दो। देखो प्लस है, वहां पर बराबर का साइन लगा दो, जहां प्लस है ना बराबर का साइन लगा दो। पी बराबर ए बटा वी स्क्वायर हो जाएगा। पी क्या है? दाब है। दाब की विमा क्या होती है? तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा होती है m1 L1 T-2 बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा होती है L2। तो दाब की विमा क्या हो जाएगी? m1 हो जाएगा और L-1 हो जाएगा, ये L-1 हो जाएगा और T-2। V क्या है? वॉल्यूम आयतन। आयतन का विमा होती है L3 और स्क्वायर करोगे तो L6 आ जाएगा। तो A का मान कितना आ जाएगा आपका? A की विमा हो जाएगी m1 और L की पावर 5 T-2। तो A का मान आ जाएगा, विमा हो जाएगी m1 L5 T-2। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको B की विमा पूछता है तो जो वॉल्यूम की विमा है वही B की विमा हो जाएगी। ऐसे कंपैरिजन करना होता है, जहां प्लस का साइन है वहां इक्वल का साइन लगा दो बस। जैसे यहाँ पर B का मान पूछता है तो प्लस का साइन या माइनस का साइन है, वहां इक्वल का साइन लगा दो बस। B की विमा V के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर इस वाले पार्ट में प्लस का मान है, वहां पर बराबर का चिन्ह लगा दो। माइनस होता है वहां पर भी बराबर लगा दो। जिसकी भी वैल्यू पूछती है आप निकाल सकते हो। ए और बी की हमने दोनों निकाल लिया। आपको तो ए का मान पूछा था तो m1 L5 T-2 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो विमा से रिलेटेड देख रहे होंगे हर एक टाइप को कवर किया गया है, टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करना है इतनी मेहनत के लिए। देखिए यहाँ पर विमा निकालनी है, ए बटा वी स्क्वायर बराबर पी हो जाएगा। ए का मान निकालना है तो पी को
मल्टीप्लाई करना है v स्क्वायर से। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ऐसे आयतन की l 3 होती है, स्क्वायर करोगे तो l 6 हो जाएगी। a का मान निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, m1 l 5 t माइनस 2 हो जाएगी। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। बल्कि विमा क्या होती है, अभी हमने सीखा था m1 l1 t माइनस 2। कार्य की विमा क्या होती है, तो कार्य की, ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की, इनकी विमा समान होती है। ध्यान में रखना, m1 l2 t माइनस 2। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। दाब की विमा अभी हमने निकाली थी, तो एक एक विमा को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 100% है, एक विमा का क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं हर क्लास में आपको विमा बार बार रिवाइज करता रहूंगा, एक भी कंसेप्ट मिस नहीं करने वाला हूं, पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूं। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि एक सब्सक्राइब कर देना आप, ताकि हम जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। यदि आप प्रयास करोगे तो हम पहुंचना निश्चित है, लेकिन यदि आप सपोर्ट कम करोगे तो फिर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप चाहते हो ना कि हम 1 के सब्सक्राइबर तक जल्दी पहुंचे, तो आप एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे 846 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप कुछ सपोर्ट करोगे, इतने में 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। एक समान वर्ताकार डिस्क के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है I। व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या है? I। देखिए, वर्ताकार डिस्क के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण I का फॉर्मूला ध्यान में रखना, mr² बटा 4 होता है व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। और यही इसके तल के लंबवत और इसके रिम के पर स्थित एक बिंदु से गुजरने वाले x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो हमें समांतर x की पर में लगानी है। I इक्वल टू हो जाता है ICM प्लस mr²। आपको समांतर x की पर में लगानी है। ICM क्या हो जाएगा? तो देखिए, केंद्र से गुजरने वाले वर्ताकार डिस्क है, उसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत जो x होता है, उसका फॉर्मूला होता है mr² बटा 2। क्लियर है? केंद्र से गुजरते हुए तल के लंबवत डिस्क के लिए mr² बटा 2 होता है, यानी कि ICM का मान कितना है? mr² बटा 2। 1 बटा 2 और mr² हो जाएगा, mr²। प्लस में ये क्या है? mr² है। अब इन दोनों को जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 बटा 2 mr²। क्लियर है? I का मान। अब हमें तो I का मान निकालना है, लेकिन I का मान यहाँ पर दे रखा है, वर्ताकार डिस्क के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I दे रखा है। व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I दे रखा है। वर्ताकार डिस्क के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला, I व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, I बराबर होता है mr² बटा 4। mr² का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 4i हो जाएगा। आप इस mr² के स्थान पर क्या लिख सकते हो? तो इस mr² के स्थान पर 4i लिख सकते हो। 4i लिखोगे, यहाँ पर 4i लिखोगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2i, और 2i को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6i आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने मिस नहीं किया, ताकि आपको हर एक टाइप कवर हो जाए। फिर से समझा रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले, एक समान वर्ताकार डिस्क के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है। ध्यान रखना, एक समान वर्ताकार डिस्क के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है mr² बटा 4। क्लियर है यहां तक? अब पूछा है, इसके तल के लंबवत इसके रिम पर स्थित एक बिंदु पर गुजरने वाले x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, तो इसके लिए हम लगाएंगे समांतर x की परमें। समांतर x की परमें का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू ICM। ICM होता है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले x के तल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण, ICM प्लस mr²। ICM कितना होता है? तो देखिए, डिस्क के केंद्र से तल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण होता है mr² बटा 2। डायरेक्ट मान रख दिया, प्लस में mr²। अब इनको जोड़ते हो तो आता है 3 बटा 2 mr²। अब हमें I की फॉर्म में पूछा था, तो mr² का मान रखना है। mr² का मान क्या रखोगे? तो देखिए, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इसने दे रखा था I।
आई दे रखा था, इसका मतलब mr² कितना हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 4i हो जाएगा। तो यहाँ पर 4i लिख दिया हमने। 4i लिखोगे 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, तो 6i आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। ये देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है, 6i आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया। व्यास के सापेक्ष जड़त्व आगुण होता है mr²/4। वर्ताकार डिस्क की बात कर रहा हूं, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। mr² का मान आ जाएगा 4i। केंद्र से गुजरने वाले तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष ICM होता है mr²/2। समांतर अक्षों की परमे से, समांतर अक्ष की परमे से क्या हो जाएगा, आई रिम के लिए ICM प्लस mr²। अब देखिए यहाँ पर मान रखना, ICM का मान रख दिया था, कितना रखा था, mr²/2 और mr² हो जाएगा 3/2 mr²। यहाँ पर कट हो गया इसीलिए 1/2 दिखा रहा है, यहाँ से बाकी स्लाइड कैंसिल हो गई है, कट हो गई है। mr² का मान रखना है, तो mr² का मान अभी हमने निकाला था 4i। 4i से ये कितनी बार आ जाएगा, 2i, यानी कि 6i आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। कैसी लगे ये क्वेश्चंस और ये सीरीज कैसी लग रही है? जो स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो को देखा है वो एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि सच में स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है इस सीरीज से। और ये PYQ क्वेश्चन की, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज यदि आपको पसंद आ रही है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि एक सब्सक्राइब जैसे इस चैनल पर होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक सब्सक्राइब होते ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना है ताकि हर स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा मिल सके। और पूरा सपोर्ट करोगे तो मैं टॉप से टॉप क्वेश्चन का कलेक्शन और कंसेप्ट के छोटे छोटे वीडियो सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, यदि आप पूरा सपोर्ट करते हो तो। थैंक यू। ये PDF है वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, धर्माराम फिजिक्स, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना पड़े। थैंक यू।